गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम टू एम। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफेंस फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वर्क डन। तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास ये मान लीजिए वॉल है, एक दीवार है, और ये पर्सन इस वॉल पर पुश कर रहे हैं, एक धक्का मार रहे हैं, यानी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये अपना फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, लेकिन ये जो वॉल है ये अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है। मतलब ये जो वॉल है इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। ये वॉल बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, और ये जो पर्सन है ये इस वॉल को क्या कर रहे हैं, बराबर पुश करते जा रहे हैं, बराबर फोर्स लगाते जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में वर्क डन कितना होगा इन पर्सन के द्वारा, यानी ये जो पर्सन है ये इस पर अप्लाई कर रहे हैं एक फोर्स को, और ये जो वॉल है वॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दीवार पर बल लगा रहे हैं, लेकिन ये दीवार अपनी जगह से आगे नहीं जा रही है। तो इसका मतलब ये जो वर्क डन कर रहे हैं ना, वो गाइस जीरो वर्क डन कर रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर जीरो वर्क डन कैसे होगा, जबकि वो तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उनके द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है वो तो एनर्जी में वेस्ट हो रहा है। यानी जैसे आपने देखा होगा, जब आप दीवार को एकदम बहुत ज्यादा फोर्स से पुश करते हो, दीवार पर फोर्स अप्लाई करते हो, तो आपका शरीर गर्म हो जाता है ना। तो यहां पर अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें, फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें, इस सिचुएशन में वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन जीरो क्यों होगा वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं डिटेल में, ठीक है ना। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन हमेशा जीरो होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो भी वर्क डन हमेशा जीरो होता है। और अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पर तो भी वर्क डन जीरो होता है। तो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर वर्क डन जीरो होता है, और वर्क डन कितने टाइप का होता है, वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस। अगर हम यहां पर बात करें, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स से। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर वर्क डन कैसा होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो हम देखने वाले हैं। तो गाइज आप जैसा कि देख रहे होंगे, ये यहां पर एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पर ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ब्लॉक आगे डिस्प्लेस हो रहा है, आगे विस्थापित हो रहा है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करते हो और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए, यानी अपनी जगह से आगे बढ़ जाए, तो हम ये कहते हैं कि यानी कि वर्क डन किया गया है ना। तो वर्क डन के लिए फोर्स का होना जरूरी है, वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है, और वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा यहां पर। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं, 90 डिग्री ना हो, और भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम एंगल पे देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं गाइस। अगर हम यहां पर मान लीजिए हमारे पास ये ब्लॉक है, जैसा कि आपको ये नीचे ब्लॉक दिख रहा है, तो हमने यहां पर एक ब्लॉक बना लिया इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से समझिएगा सभी स्टूडेंट, हमने ये एक ब्लॉक बनाया, ठीक है। हमारे पास ये एक ब्लॉक है इस तरीके से, m किलोग्राम का ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को ना हम एक फोर्स से खींच रहे हैं, लेकिन तिरछा, यानी स्लैंट जिसे हम बोलते हैं, तिरछा हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये वाला फोर्स हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। हॉरिजॉन्टल से गाइस थीटा एंगल पर हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, जरा देखिए ध्यान से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस फोर्स की वजह से, वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। जरा ध्यान से देखिए, हमने इस ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो अब हम वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे, जरा देखिए ध्यान से। ये जो कंपोनेंट होता है ना फोर्स का, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका जो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेंगे। ये इसका क्या है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा गाइस। क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। और इसी के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसको हम लिख देंगे एफ कॉस थीटा।
F cos थीटा। तो अब ये जो F cos थीटा है ना, ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से इस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस ब्लॉक में एनर्जी आई है और ये ब्लॉक आगे बढ़ गया है। ये बात समझ आ रही है? मतलब जब हम तिरछा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर और उसकी वजह से, तो वो उस फोर्स का कौन सा वाला को कंपोनेंट है जिसकी वजह से वो जो ब्लॉक है वो आगे बढ़ रहा है। तो इस F फोर्स का जो F cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही है, जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल में ही है। बात समझ आ रही है? यानी फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, उन दोनों को आपने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा गाइस? आपको वर्क डन मिल जाएगा कांस्टेंट फोर्स के द्वारा। तो यहां पर जो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा और वही यहां डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वर्क डन को हमने W से दिखाना है, वर्क डन W से दिखा दिया। तो ये जो आपने F cos थीटा कंपोनेंट लिया है, ये किस डायरेक्शन में है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ये वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया। क्या मिल गया गाइस? वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा हम रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये जो वर्क डन है ये क्या हो जाएगा? F int S cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं F यानी फोर्स, S डिस्प्लेसमेंट, cos थीटा। थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो ये हो जाता है डॉट प्रोडक्ट किसका? फोर्स वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो ये जो फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है? वर्क डन देता है। और इसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। जब दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जब दो वेक्टर का हम स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहां पर वर्क डन क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन एक अदिश राशि है। मतलब वर्क डन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की गाइस रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब हम दो वेक्टर्स का यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दो वेक्टर्स हैं, जब दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर होता है। जैसे यहां पर एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें वर्क डन मिल रहा है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होगी। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा इसका पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट। यानी यहां पर अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो वर्क डन वाई ए फोर्स ऑन ए बॉडी, ये हमने एक बॉडी ली, ये हमारे पास क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है या फिर आप कह दो कोई बॉडी है। इस बॉडी पर वर्क डन जो होगा इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स का कौन सा वाला कंपोनेंट? जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, उन दोनों को आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वर्क डन मिल जाएगा किसी बॉडी पर। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। फोर्स ये वर्क डन का फॉर्मूला भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार नोट करें सभी। ओके, बहुत अच्छे। वर्क डन क्योंकि एनर्जी की फॉर्म है, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो आप लोग यहां पर नोट कर लेंगे, वर्क डन की यूनिट जूल होती है, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये क्या है? वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन एक एनर्जी की फॉर्म है, इसकी यूनिट जूल होती है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले से यूनिट देखें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है। तो न्यूटन इंटू मीटर भी क्या हो जाएगी? वर्क डन की यूनिट हो जाएगी। नोट कर ले, न्यूटन इंटू मीटर भी वर्क डन की यूनिट हो जाएगी। तो हम यहां से एक जूल को डिफाइन कर सकते हैं। एक जूल यानी 1 जूल वर्क डन, 1 जूल ऑफ वर्क हो जाता है आपका 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसका मतलब है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर, जब आप किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो और वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, यानी जब आप किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो और वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, तो इसका मतलब आपने कितना वर्क किया? आपने 1 जूल का वर्क किया। क्लियर?
इसका मतलब है हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, हमारे पास कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर आपने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, 1 न्यूटन का, और उस 1 न्यूटन के फोर्स की वजह से वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस कर जाए, 1 मीटर डिस्प्लेस कर जाए, तो क्या बोला जाएगा कि आपने कितना वर्क किया, आपने 1 जूल के बराबर या 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर आपने वर्क किया है। और यही वर्क क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। तो इसका मतलब आपने कितनी एनर्जी उस बॉडी को दी है, जिस बॉडी पर आप वर्क कर रहे हो, इसका मतलब आपने उस बॉडी को कितनी एनर्जी दी है, 1 जूल के बराबर एनर्जी दी है। ये बात समझ आ रही है, या 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर एनर्जी दी है। यहां पर हम अभी आपको प्रॉपरली समझाने वाले हैं, थोड़ा और देख लेते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स को, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये हमने अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बता दिया, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज एफ कॉस थीटा, ठीक है। एफ यानी फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एफ कॉस थीटा है। तो एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमें क्या मिल गया था, वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया था। और ये इनका ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। कुल मिला के आप वर्क डन ऐसे लिख सकते हो, वर्क डन बराबर जो फोर्स वेक्टर था और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, इन दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। डॉट प्रोडक्ट को जब आप ओपन करते हो तो ये आप लिख सकते हो एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया सभी को, यानी डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने से एफ एस कॉस थीटा मिलेगा आपको, ठीक है। और थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। अब यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी टुवर्ड्स द ईस्ट। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहां पर क्या, डायरेक्शंस बना लेते हैं। ये हमारी डायरेक्शन है, ठीक है, हम सबको पता है ईस्ट वेस्ट है ना। तो ये किधर है, पूरब, ईस्ट, वेस्ट यानी पूरब पश्चिम, उत्तर यानी नॉर्थ, और इधर क्या हो जाएगा आपका दक्षिण, दक्षिण का मतलब आपका साउथ, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हमने बना लिया। अब इन्होंने कहा ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी टुवर्ड्स द ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ईस्ट की तरफ, किसी बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है। जैसा बोल रहा है वैसा करते जा रहे हैं, ओके। इन्होंने फिर क्या बोला, जरा पढ़िए क्वेश्चन को, द वर्क डन बाय द फोर्स while the body moves through 1 meter in the north east direction। तो गाइस यहां पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या होगी, क्या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये होगी, बिल्कुल सेंटर पे होती है, बीच में, तो ये होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, इन्होंने कहा कि कोई बॉडी है हमारे पास, कोई बॉडी है गाइस, ठीक है, कोई हमारे पास बॉडी है, उस बॉडी पर ईस्ट की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, जिसकी वजह से वो बॉडी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेस हो गई, ठीक है ना। ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यानी किसी बॉडी पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स की वजह से वो बॉडी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेस हो गई। तो यहां पर ये जो एंगल होता है ना, ये 45 डिग्री होता है, याद रखना, ये बीच में एकदम बीच में, ये 90 डिग्री, फिर उसका ये हाफ यानी 45 डिग्री। और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा 1 मीटर, सब कुछ गिवन है। तो इसका मतलब आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। W = F यानी फोर्स, इंटू में S यानी डिस्प्लेसमेंट, इंटू में कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है गाइस, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर है। कॉस थीटा, कॉस 45 कितना हो जाएगा, कॉस 45 हो जाएगा 1/√2। तो क्या 10/√2 आंसर आ जाएगा, 10/√2, 10/√2 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो ये पॉजिटिव ही हम यहां पर दिखाएंगे। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10/√2 जूल, 10/√2 जूल विल बी द राइट आंसर। क्लियर है ना। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो हमें प्लस और माइनस देखना पड़ता, क्योंकि हमें प्लस या माइनस, हमें माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो आप इसको जल्दी से नोट करें सभी स्टूडेंट, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ओके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम हमने कर दिया, अब इसको थोड़ा सा सबमिट कर देते हैं। तो बी ऑप्शन हमें क्या मिल गया, राइट आंसर मिल गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहां पर हम टाइप्स देख लेते हैं, वर्क डन के टाइप्स क्या होते हैं।
हम यहाँ पर तीन टाइप्स देखने वाले हैं। एक तो हमने ये एक बॉडी ली, ठीक है, और एक गाइस हमने ये बॉडी ली। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर हम इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसी डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में आपने बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई, जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है उसी डायरेक्शन में आपने अगर फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसी डायरेक्शन में होगी। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो बॉडी की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्क डन यहां पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। अगर कोई दो चीजें सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा, मतलब cos 0 की वैल्यू यहां पर 1 होती है। वर्क डन का फॉर्मूला लगाइए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। cos थीटा का मतलब यहां cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 है। तो क्या वर्क डन आपको पॉजिटिव मिल रहा है? सिंपल आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क डन निकाल सकते हैं। तो जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रही है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन आप सिंपल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके निकाल सकते हैं, जो कि पॉजिटिव आएगा। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। और जब भी पॉजिटिव वर्क डन होता है तो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट है ना, जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो आप, जिस ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर गया तो वो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, वो एनर्जी गेन करता है, तभी तो वो आगे बढ़ गया। अगर एनर्जी गेन नहीं करता तो वो आगे नहीं बढ़ पाता या स्पीड नहीं बढ़ती, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आपने उसी मूव जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसकी और स्पीड बढ़ जाती है। तो उसकी और स्पीड क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो एनर्जी गेन कर लेता है। तो पॉजिटिव वर्क डन में जो जिस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन कर लेता है। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में एक होता है आपका नेगेटिव वर्क डन। कब होगा नेगेटिव वर्क डन? जब आप गाड़ी चला रहे हो और आप जब ब्रेक लगाते हो। जब आप गाड़ी चला रहे हो और आप जब आप ब्रेक लगाते हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है, गाड़ी जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट करती है आगे की डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करती है। जब आप गाड़ी पर ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी जब तक रुकती है तब तक वो आगे चल रही होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आगे कर रही होती है। और ब्रेक लगाने का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स किधर? अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी आप ब्रेक लगाते हो, क्योंकि फोर्स आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तभी तो कार की जो स्पीड है वो कम होने लग जाती है और धीरे धीरे कार रुक जाती है, ठीक है ना। तो ब्रेक लगाने का मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन। और जब दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनता है इनके बीच में। जब दो चीजें जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो तो उनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब है यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है गाइस वो 180 डिग्री है। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 डिग्री की वैल्यू गाइस -1 होती है, याद रखना। तो इसका मतलब यहां पर वर्क डन क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180, और cos 180 की वैल्यू हम क्या रख देंगे? -1। तो वर्क डन आपको निगेटिव मिलेगा, यानी माइनस का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दोगे तो आपको वर्क डन गाइस नेगेटिव मिलने वाला है। नेगेटिव वर्क डन का मतलब होता है आप जिस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव वर्क डन करते हो तो वो ऑब्जेक्ट एनर्जी लॉस करता है, एनर्जी को लूज करता है, एनर्जी खत्म करता है, एनर्जी कम होती जाती है उस ऑब्जेक्ट की। इसीलिए उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती जाती है और जब बिल्कुल एनर्जी खत्म हो जाएगी, जब बिल्कुल एनर्जी एंड हो जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। ये बात समझ आ रही? इसको जरा फील कीजिए, इसको आप कॉन्सेप्ट को फील कीजिए। जब आप किसी बॉडी पर पॉजिटिव वर्क डन करोगे, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? जो बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही है या फिर बॉडी रुकी हुई है, तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर जाए तो इसका मतलब आपने पॉजिटिव वर्क डन किया। पॉजिटिव वर्क डन की वजह से ही वो बॉडी एनर्जी गेन करके आगे बढ़ी है, ठीक है ना। और जब आप गाड़ी चल रही है उस पर ब्रेक लगाते हो तो डिस्प्लेसमेंट आगे होता है। ब्रेक लगाने का मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब cos 180 की वैल्यू -1 होती है।
तो यहां पर नेगेटिव वर्क डन मिलेगा माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके। तो नेगेटिव वर्क डन का मतलब होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर या जब किसी बॉडी पर नेगेटिव वर्क डन करते हो तो इसका यह मतलब होता है कि वो बॉडी एनर्जी लॉस कर रही है, उस बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। आई होप आपको ये दोनों टाइप के वर्क डन समझ आ गए होंगे। तो ये तो था एक पॉजिटिव वर्क डन और उसका मीनिंग समझा दिया हमने, और एक था आपका नेगेटिव वर्क डन, उसका भी हमने मीनिंग समझा दिया। तो पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन ये तो आई होप आपको समझ आ गए। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन कब होगा? तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, और ये हो गया आपका नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन हमने जस्ट रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे आप लिख सकते हो प्रॉपरली, पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन, दैट इज धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। क्लियर? अब हम यहां पर बात करने वाले हैं जीरो वर्क डन की, यानी जो तीसरा टाइप है वो है जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन की कुछ शर्तें हैं, उनको याद रखना। जैसे हमने यहां पर लिखना है, थर्ड जो आपका टाइप है वो है जीरो वर्क डन कब होगा, जीरो वर्क डन कब होगा, ठीक है, जीरो वर्क डन ये है तीसरा टाइप। तो जीरो वर्क डन के लिए हम सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख के बता देते हैं। फॉर्मूला वर्क डन का क्या है? F बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है उसका कॉस, यानी कॉस थीटा। तो आप यहां पर जरा देख के ये बताओ, फॉर्मूले को देख के ही आप कई सारी चीजें डिसाइड कर सकते हो। वर्क डन की वैल्यू जीरो कब आएगी? जब आप फोर्स ना लगाओ, यानी फोर्स की वैल्यू जीरो हो। तो एक तो तरीका ये होगा कि इफ अगर फोर्स जीरो है तो क्या होगा? वर्क डन की वैल्यू भी जीरो होगी। एक तो यही सिचुएशन होगी, अगर फोर्स जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ओके, सेकेंड सिचुएशन ये होगी कि आप फोर्स तो लगा रहे हो, जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में वॉल वाला केस लिया था। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसका मतलब इफ फोर्स नॉन जीरो है, मतलब आपने फोर्स को जीरो नहीं किया, आप मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हो। आप जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हो, तो इसका मतलब वर्क फोर्स जीरो नहीं होगा, तो हमने लिख दिया फोर्स नॉन जीरो। तो वर्क डन क्या होगा? और इफ एंड, यहां पर लिख दो एंड इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो लेकिन वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब भी वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो रखोगे इस फॉर्मूले में तो वर्क डन जीरो आ जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, थर्ड इंपॉर्टेंट सिचुएशन गाइस क्या है कि अगर थीटा की वैल्यू जीरो है, 90 डिग्री है, इफ थीटा 90 डिग्री, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब इसका यह है कि अगर इधर की तरफ आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया ईस्ट डायरेक्शन में, और वो ऑब्जेक्ट या तो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है या साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री पर है, तो भी भाई वर्क डन जीरो आ जाएगा। देखो, इफ थीटा 90 डिग्री तो हमें पता है कॉस 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि थीटा अगर 90 है तो cos 90 की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, इसीलिए वर्क डन जब आप फॉर्मूले में cos 90 की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो वर्क डन जीरो आएगा। तो ये तीन सिचुएशन है जहां पर वर्क डन जीरो होता है, और ये जीरो वर्क डन की सिचुएशन से आपके एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो पॉजिटिव वर्क डन हमने आपको समझा दिया जो कि बिल्कुल सिंपल था, नेगेटिव वर्क डन आपको समझा दिया वो भी बिल्कुल सिंपल था। जीरो वर्क डन की ये तीन कंडीशन आप लोग याद रखेंगे कब कब वर्क डन जीरो होगा। एक तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, चाहे जितना आप फोर्स लगा लो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी वर्क डन जीरो होगा अकॉर्डिंग टू साइंस। और अगर वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो भी क्या होगा? cos 90 की वैल्यू जीरो होने की वजह से वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, तो अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अदर फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, कुछ फॉर्मूले और होते हैं जिनको हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे ना उसमें डिटेल में देखेंगे। जैसे आपको अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में गिवन हो तो हम उसका इंटीग्रेशन करके निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्क डन का एक फॉर्मूला तो हमने आपको ये बता दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल उसका कॉस। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया गाइस। सेकंड फॉर्मूला होता है वर्क डन का इंटीग्रेशन एफ डॉट ds। ठीक है, इंटीग्रेशन f डॉट ds, यानी अगर आपने फोर्स गिवन है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में
तो आप उसका इंटीग्रेशन कर दो, आपको वर्क डन मिल जाएगा। और अगर आपको लिमिट्स गिवन होंगी S1 से लेकर S2 तो आप लिमिट रख देना, लिमिट पुट करके निकाल सकते हो फाइनली। ये मैथमेटिक्स का पॉइंट है। तो जब भी आपको फोर्स वेरिएबल गिवन हो, जब भी फोर्स वेरिएबल गिवन हो और आपसे पूछा जाए वर्क डन क्या होगा, तो आप फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि वेरिएबल फोर्स के लिए हम इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। और ये जो फॉर्मूला था फर्स्ट वाला वो है कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन। ठीक, तीसरा गाइस जो फॉर्मूला है वो है एनर्जी के फॉर्म में। जो वर्क डन होता है ना वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। तो हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यहां पर लिख दें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। इसे वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहां पर याद रखना वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mu²। यहां से 1/2 m कॉमन ले सकते हो, तो 1/2 m आपने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा v² माइनस u², मतलब ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाती है। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम वर्क डन कहते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम वर्क डन कहते हैं गाइस। क्लियर है ना? तो आई होप आपको ये तीनों अच्छे से फॉर्मूले समझ आ गए होंगे तीनों। ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन है सेकंड और थर्ड फॉर्मूलों की, ये हम इनके रिस्पेक्टिव लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन आज का जो हमारा पॉइंट था वो हमने आपको समझा दिया। हमें आज के लेक्चर में जो मेन जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो हमने आपको बताया कि कांस्टेंट अगर फोर्स गिवन है तो उसके द्वारा जब हम वर्क डन निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप का है। हमने जीरो वर्क डन का कॉन्सेप्ट समझाया, पॉजिटिव वर्क डन का कॉन्सेप्ट समझाया, नेगेटिव वर्क डन का कॉन्सेप्ट समझाया, एक न्यूमेरिकल भी हमने आपको करवा दिया। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर ए कार मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज, अगर कोई सर्कुलर पाथ में, देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक में गाइस, सर्कुलर ट्रैक में कोई हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है या कार, मान ली यहां पर कार दे रखी, तो ये हमने कार ले ली, और इस सर्कुलर ट्रैक का वृत्ताकार पाथ का, वृत्ताकार रास्ते का ये सेंटर है C। ठीक है, तो ये जो कार है वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, सर्कुलर ट्रैक में चक्कर लगा रही है इस तरीके से। ये कार थोड़ी देर बाद यहां पर आ जाएगी, ठीक है, तब ये इधर की ओर चक्कर लगा रही होगी। तो आपसे पूछा सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन गाइस किधर होती है आपको पता होगा, सर्कुलर मोशन में नहीं पता था हम आपको बता देते हैं। सर्कुलर मोशन जब कोई भी ऑब्जेक्ट करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। तो सेंटर की तरफ क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन। और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स इनके बीच का गाइस एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, याद रखना, ये सर्कल का कॉन्सेप्ट है। तो वर्क डन क्या होगा, इस सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 हो जाएगा। दैट्स ऑल, यही तो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था, 0 वर्क डन का। ठीक है ना, जिसको आप जल्दी से नोट करें सभी स्टूडेंट। वृत्ताकार पथ में गतिमान पिंड के लिए अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला टू फाइंड वर्क इज, वर्क डन का फॉर्मूला हमने आपको बताया W इज इक्वल्स टू, यहां पर देखो वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को यहां D से दिखा दिया, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो, S की जगह यहां पर D लिख दिया। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये कौन सा वाला है, ये वो वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वो वाला वर्क डन है, पॉजिटिव वाला वर्क डन, जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है, यानी जिस किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर? ओके, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लें, बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट थ्योरी हमने आपको बता दी, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। When can one say that work is done on the body? यह कब कहा जा सकता है कि शरीर पर या किसी वस्तु पर कार्य किया गया है। तो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी गाइस ये इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉडी है, ये क्या करेगी, मैकेनिकल एनर्जी इसकी जो होगी वो
इंक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी। यानी व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एनर्जी बिकॉज ऑफ मैकेनिकल इन्फ्लुएंस। बी ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या ए ऑप्शन से आपको आंसर मिलेगा? क्या आप ये कह सकते हो व्हेन द बॉडी एक्सपीरियंस ए फोर्स, जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो, क्या सिर्फ फोर्स लगाने से वर्क डन मिलेगा? नहीं। अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो और वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है तो वर्क डन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, जीरो वर्क डन होगा। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एनर्जी, यानी जब किसी बॉडी की एनर्जी इंक्रीज हो जाए, आपने किसी बॉडी को फोर्स लगाया और उस बॉडी की एनर्जी इंक्रीज हो जाए, तो वो एनर्जी कब इंक्रीज होगी? जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तभी तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। और पॉजिटिव वर्क डन का मतलब एनर्जी इंक्रीज करेगी किसी बॉडी की। तो मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज करेगी तब आपको पता चलेगा कि किसी बॉडी में वर्क डन हो रहा है। ठीक है, या डिक्रीज करे। तो यहां पर इंक्रीज वाला ऑप्शन दे रखा है तो आप भी ऑप्शन आंसर कर सकते हैं। व्हेन द बॉडी मूव्स इन ए सर्टेन डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है तो भाई आप जरूरी नहीं कि आप बोलो कि वर्क डन हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती कभी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो यहां पर आपको याद रखना है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप करेक्ट कर देंगे। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन और है। व्हेन ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी, मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है कितना? 50 न्यूटन का। इस बॉडी पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। भाई जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसके नॉर्मल, ये बॉडी उसके नॉर्मल इधर की तरफ 3 मीटर डिस्प्लेस कर रही है। तो इस 50 न्यूटन के फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा? भाई आपको डायरेक्ट दिख रहा है जीरो वर्क डन होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है तो हमेशा वर्क डन 0 जूल होगा। ठीक है, जीरो आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जब किसी पिंड पर 50 न्यूटन का बल कार्य करता है तो पिंड बल की दिशा के सामान्य दिशा में 3 मीटर की दूरी से विस्थापित होता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो यहां पर आंसर आ जाएगा जीरो। जीरो विल बी द राइट आंसर। बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, यानी आज का लेक्चर। आई होप आपको वर्क डन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो वर्क डन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप इम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू। Keep imbibing. We believe in you.